हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ डिकोडेड। आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 एंड 1980। एक चीज़ मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि ये जो एक्ट है ये मेरा जो पार्ट 2 है उसमें आपको मिलेगा। आप लोग को पता होगा कि मैंने IBPS SO के लिए मेंस के लिए एक कोर्स प्रिपेयर किया है जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ डिफरेंट एक्ट्स कवर किए हैं जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में अवेलेबल है। ये जो PDF है, ये जो एक्ट है, ये पार्ट 2 का पार्ट है। ठीक है, इन दोनों को कंपाइल करके मैंने एक कंपाइलेशन या कह लीजिए एक पूरा फुल बंडल भी प्रिपेयर किया है जो कि आपको थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। ये दोनों पार्ट्स का इंडिविजुअल 699 प्राइस है और इसका एज ऑन डेट 1199 प्राइस है। ठीक है, अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट 2 में जब मैंने इसको अपलोड किया था तो मैंने वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1970 वाले एक्ट से डील किया था, 1980 वाले एक्ट को डील नहीं किया था। तो मैं इस वीडियो के थ्रू इन दोनों एक्ट्स को डील करूंगा। और मैंने एक और चीज़ किया है कि मैंने पार्ट 2 में जाकर के जो नोट्स है इसकी वो अपडेट कर दी है। मतलब अब आपको दोनों 1970 एज वेल एज 1980 वाले पार्ट दोनों मिल जाएंगे उसमें। तो काइंडली आप लोग एक बार फिर से लॉग इन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 1980 वाले में, सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐड की गई थी, इस वजह से मैंने लास्ट टाइम उसको नहीं दिया था, बट मैंने सोचा कि दे देता हूँ, शायद काम आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा कि ये क्यों लाया गया। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, ये एक्चुअली 2 फेज में हुआ था, 1970 1980। तो ये जो एक्ट्स हैं दोनों 1970 और 1980 का, ये इसी नेशनलाइजेशन के प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए लाए गए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले 1970 वाले एक्ट से। ठीक है, 14 डे ऑफ February 1970 द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस जो था वो आया था और इस एक्ट के थ्रू ये ऑर्डिनेंस रिपील हुआ था। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। 2B बोलता है बैंकिंग कंपनी and it does not include a foreign company. ठीक है। 2C commencement of this act 19th day of July 1969. 2D corresponding new bank। आपको 2 टर्म देखने को मिलेंगे, corresponding new bank and existing bank। मोटा मोटी मैं आपको लेमैन्स लैंग्वेज में समझा देता हूं। जो बैंक, जो प्राइवेट बैंक नेशनलाइजेशन के टाइम पर या नेशनलाइजेशन से पहले जो भी थे उन्हें कहते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग बैंक, और जब वो नेशनलाइज होकर के जो एंटिटी बनी उसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक। करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक क्यों कहते हैं, न्यू बैंक सिर्फ क्यों नहीं कहते, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहां पर कोई एक बैंक है जिसका कि नाम है द ए बैंक प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका सिर्फ नेशनलाइजेशन हुआ है और बाकी सब कुछ सेम है, यहां पर ये आकर के हो जाएगा ए बैंक। ठीक है, द और ये लिमिटेड जो है ये हटा दिया गया था, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक का मतलब क्या है, इन रिलेशन टू एन एग्जिस्टिंग बैंक मींस द बॉडी कॉर्पोरेट स्पेसिफाइड अगेंस्ट सच बैंक इन कॉलम 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, यहां पर एक्ट में आपको शेड्यूल 1 और 2 मिलेंगे। शेड्यूल 1 में बताया गया है कि कौन कौन से करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक होंगे, कौन कौन से एग्जिस्टिंग बैंक हैं, और शेड्यूल 2 में आपको बताया गया है कि कॉम्पनसेशन कितना मिला था। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही मजा आएगा आपको पढ़ के, कौन से बैंक ने कितना कॉम्पनसेशन रिसीव किया था वो आपको पता चलेगा। एग्जिस्टिंग बैंक मीन्स अ बैंकिंग कंपनी specified in column 1 of the first schedule being a company the deposits of which as shown in the return as on the last Friday of June 1969 furnished to the Reserve Bank under section 27 of the Banking Regulation Act 1949 were not less than rupees 50 crores। क्लियर है, यहां पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ऐसे बैंक्स जो कि कॉलम 1
फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं, जो कि एक कंपनी थे जिन्होंने एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ जून 1969 अपना जो टोटल रिटर्न्स हैं वो आरबीआई को सबमिट किया था, जो कि नॉट लेस देन ₹50 करोड़ था। ठीक है, वो हो गए हमारे एग्जिस्टिंग बैंक, और इन्हीं एग्जिस्टिंग बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। इन टोटल 14 बैंक्स थे। ठीक है, कौन कौन से बैंक्स थे आप लोग एक्ट में जाकर के एक बार शेड्यूल देख लीजिएगा। सेक्शन 3, स्टैब्लिशमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स एंड बिजनेस देयर ऑफ। 3(1) बोलता है, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड सच करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स एज आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या नाम है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है और सेकंड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द ऑथराइज्ड कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ एवरी करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक शैल बी 3000 करोड़ ऑफ रुपीज, जो कि डिवाइडेड होगा इंटू 300 करोड़ ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। टोटल जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी वो होगी 3000 करोड़, जो कि 10 रुपए के 300 करोड़ पेड अप कैपिटल्स में, पेड अप शेयर्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये यहां पर मैंने कॉपी पेस्ट करते समय ये गलती हो गई, इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। 2C, the entire paid up capital of a corresponding new bank except the paid up capital raised from public by public issue or rights issue or by issue of bonus shares or preferential allotment or private placement under clause C of subsection 2B shall stand vested in and allotted to the central government। यही मैं बोल रहा था, नेशनलाइजेशन। जितने भी पेड अप कैपिटल हैं, एक्सेप्ट ऐसी पेड अप कैपिटल जो कि रेज की गई है शेयर्स, राइट्स, पब्लिक शेयर्स, पब्लिक राइट्स से, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी कैपिटल हैं वो सब के सब कहां पर वेस्ट हो जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। 2D, the shares of every corresponding new bank not held by the central government shall be freely transferable। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Provided that no individual or company resident outside India, ध्यान दीजिएगा, or any company incorporated under any law not in force in India or any branch of such company, whether resident outside India or not, shall at any time hold or acquire by transfer or otherwise shares of the corresponding new bank so that such investment in aggregate exceed the percentage not being more than 20% of the paid up capital। ठीक है, तो ये बोलता है कि कोई भी ऐसी कंपनी या इंडिविजुअल जो कि आउटसाइड इंडिया की है, वो कभी भी, क्योंकि देखिए यहां पर बोला गया है 2D में कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तो लेकिन यहां पर एक कैप लगा दी गई है, अगर कोई कंपनी या इंडिविजुअल जो कि आउटसाइड इंडिया का है वो 20% से ज्यादा पेड अप कैपिटल जो है वो एक्वायर नहीं कर पाएगा। Subsection 4, every corresponding new bank shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal with power। मतलब अपने नाम से सू कर सकता है, आप उसको उसके नाम से सू कर सकते हैं, कॉमन सील होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 3 भी इंपॉर्टेंट था। अंडरटेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बैंक्स टू वेस्ट इन करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक। जितनी भी अंडरटेकिंग्स होंगी हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक्स की, वो मर्ज हो जाएंगी या एग्जिस्ट करेंगी अब किसके पास? करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स के पास में। ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ एवरी एग्जिस्टिंग बैंक शैल बी ट्रांसफर्ड टू एंड शैल वेस्ट इन द करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक। ठीक है। सेक्शन 5, जनरल इफेक्ट ऑफ वेस्टिंग।
सेक्शन 4 बोल रहा है कि जितनी भी अंडरटेकिंग्स होंगी वो सब वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा? जितनी भी राइट्स, लाइबिलिटीज, बेनिफिट्स एटसेट्रा हैं वो सब के सब एज इट इज वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसके पास में? करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक के पास में। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बेनिफिट्स और राइट्स ले लिया और लाइबिलिटीज छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। एक और सिचुएशन हो सकती है कि एग्जिस्टिंग बैंक के ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है या उसके नाम से उसने कोई केस किया हुआ है, तो वो सब नल एंड वॉइड नहीं हो जाएंगे बल्कि कंटिन्यू करेंगे एज इट इज करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक के नाम पर। नेक्स्ट, सेक्शन 6 पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल 2 जो है वो डील करता है पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन पे। वहां जितने भी करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक हैं उनको कितना कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ था उसकी पूरी डिटेल में जानकारी दी हुई है। एवरी एग्जिस्टिंग बैंक shall be given by the central government such compensation in respect of the transfer under section 4 to the corresponding new bank of the undertaking of the existing bank as is specified against each such bank in the second schedule. The amount of compensation referred to in subsection 1 shall be given to every existing bank at its option. ठीक है, वो कैसे ले सकता है? उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। A, in case to be paid by check drawn on the reserve bank in 3 equal annual installments। अगर वो चेक के थ्रू ऑप्ट करता है तो 3 equal annual installments में उसको पेमेंट मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। The amount of each installment carrying interest at the rate of 4% per annum from the commencement of this act। या फिर in saleable or otherwise transferable promissory notes or stock certificates of the central government issued and repayable at par and maturing at the end of 10 years from the commencement of this act and carrying interest from such commencement at the rate of 4.5% per annum। या फिर 30 years from the commencement of this act and carrying interest from such commencement at the rate of 5.5% per annum। Third, C, partly in cash to be paid by check drawn on the reserve bank and partly in such number of securities specified in subclause 1 or subclause 2 or both of clause B, जो यहां पर हमने बताया, as may be required by the existing bank। D, partly in such number of securities specified in clause 1B and partly in such number of securities specified in clause 2 of B, that clause as may be required by the existing bank। देखिए यहां तक हमने जो देखा, अभी तक 4 ऑप्शंस मिले। पहला चेक, ठीक है, दूसरा सिक्योरिटीज के मीडियम से, और वो सिक्योरिटीज जो हैं फॉर एग्जांपल कि अगर वो क्या बोलते हैं प्रोमिसरी नोट हुआ तो जो मैच्योर करेगा 10 साल बाद फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट तो उसमें 4.5% पर एनम का इंटरेस्ट जनरेट होगा उसको, और अगर 30 इयर्स के बाद वाली मैच्योरिटी लेता है तो 5.5%। ठीक है, या फिर चेक और सिक्योरिटीज को मिला करके पार्ट में, या फिर सिर्फ सिक्योरिटीज का ये जो दोनों पार्ट है इसको मिला करके, इस तरीके से वो मोड्स जो है वो चूज कर सकता है। वो एग्जिस्टिंग बैंक का ऑप्शन है। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑफ द 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स referred to in clause A of subsection 2 shall be paid and the securities referred to in clause B of that subsection shall be issued within 60 days from the date of receipt by the central government of the option referred to in that subsection, or where no such option has been exercised from the latest date before which such option ought to have been exercised। जो मैंने अभी ऑप्शंस की बात की है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है विद इन 60 डेज फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन पे करना होगा। क्लियर? अगर वो ऑप्शन नहीं देती है तो ऑर्डिनरली ऐसे टाइम पीरियड में जिसके अंदर उसे ऑप्शन एक्सरसाइज कर देना चाहिए था
उस समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पेमेंट करेगी। 4. द ऑप्शन रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 shall be exercised by every existing bank before the expiry of a period of 3 months from the appointed day or within such further time not exceeding 3 months as the central government may on the application of the existing bank allow, and the option so exercised shall be final and shall not be altered or rescinded after it has been exercised. तो जो मेरा एग्जिस्टिंग बैंक है वो विद इन 3 मंथ्स प्लस फर्दर टाइम दे सकता है 3 मंथ्स का, इतने के अंदर उसे ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। क्लियर? और जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा उसके 60 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पेमेंट करेगा उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। Any existing bank which omits or fails to exercise the option referred to in subsection 2 within the time specified in subsection 4 shall be deemed to have opted for payment in securities specified in subclause 1 of clause B of subsection 2. Subclause 1 क्या बोलता है हमारा? 10 साल की मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटी जिसमें कि 4.5% पर एनम की इंटरेस्ट मिलेगी। क्लियर? स्टोरी की तरह आप समझेंगे ना तो बहुत इजी हो जाता है। इतना ढेर सारा आप पढ़ रहे हैं, आप कई बार देखेंगे अरे इसमें तो बहुत ढेर सारे सबसेक्शंस आ गए। जिस तरीके से मैं आपको स्टोरी बना करके पढ़ा रहा हूं आप वैसे ही याद रखिए, बहुत इजी हो जाएगा। सेक्शन 7 हेड ऑफिस एंड मैनेजमेंट। तो यहां पर देखिए हेड ऑफिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर चाहेगी वहां पर होगा, बहुत क्लियर सी चीज है। ठीक है? मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जैसे ही हमारा एक न्यू करेस्पॉन्डिंग बैंक आएगा तो इसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें कितने लोग होंगे इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में? नॉट मोर देन 7 पर्सन्स। क्लियर? इतना ही इंपॉर्टेंट है अभी खास करके इसमें। ठीक है? Until the first board of directors is appointed by the central government under subsection 3, ये जो मैंने अभी बोला, the general superintendence, direction and management of the affairs and business of a corresponding new bank shall vest in a custodian। अब भाई ये कस्टोडियन कौन है? जो एग्जिस्टिंग बैंक का चेयरपर्सन या चेयरमैन रहा है। ठीक है? उसी को कस्टोडियन बोला जाता है यहां पर। हु शैल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट बैंक एंड मे एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड डू ऑल एक्ट्स एंड थिंग्स एज मे बी एक्सरसाइज्ड और डन बाय द बैंक। सबसेक्शन 5 वही बोलता है चेयरमैन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बैंक होल्डिंग ऑफिस एज सच immediately before the commencement of this act shall be the custodian of the corresponding new bank. Clear? Section 8 corresponding new banks to be guided by the directions of the central government। नेशनलाइजेशन हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसी के प्रिंसिपल्स उसी की स्कीम से गाइड होगा। Every corresponding new bank shall in discharge of its functions be guided by such directions in regard to matters of policy involving public interest as the central government may after consultation with the governor of the RBI give। Section 9 power of central government to make scheme। देखो जितने भी करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स हैं वो सही तरीके से फंक्शन करें, पब्लिक इंटरेस्ट में फंक्शन करें, तो इसलिए सेक्शन 9 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टू मेक स्कीम। क्लियर? यहां पर बहुत ढेर सारी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई खास काम की चीज है। एक चीज यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, रेगुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा। ठीक? Every board of directors of a corresponding new bank constituted under any scheme made under subsection 1 shall include A. Not more than 5 whole-time directors to be appointed by the central government after consultation with the RBI।
Next, one director who is an official of the central government to be nominated by central government. One director possessing necessary expertise and experience in matters relating to regulation or supervision of commercial bank to be nominated by the central government on the recommendation of the Reserve Bank of India. One director from among such of the employees of the corresponding new bank who are workmen of that CNB. इतना आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. One director from among the employees of the corresponding new bank who are not workmen under clauses of section 2 of Industrial Dispute Act, nominated by central government after consultation with the Reserve Bank. Next, one director who has been a chartered accountant for not less than 15 years to be nominated by central government after consultation with the RBI. Next, subject to the provisions of clause I, not more than 6 directors to be nominated by the central government. I क्या बोलता है? Where the capital issued under clause C of subsection 2B of section 3 is, अभी आप लोग बोलेंगे कि मैंने तो 2BC ये तो ऊपर बताया ही नहीं. तो एक्चुअली होता क्या है, जो मैंने ऊपर आपको पेड अप कैपिटल की बात की थी कि एक फिक्स अमाउंट होगा. पेड अप कैपिटल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है. तो लेकिन इंक्रीज ऐसा करेगा कि किसी भी कीमत पर 51% शेयर से कम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर नहीं होगा, ठीक है. तो जो पेड अप कैपिटल इंक्रीज होगी उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर नॉट मोर देन 16% इंक्रीज हुई है ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल तो वन डायरेक्टर और रखा जा सकता है. मोर देन 16% बट नॉट मोर देन 32% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल तो 2 डायरेक्टर्स. मोर देन 32% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल 3 डायरेक्टर्स to be elected by shareholders other than the central government from amongst themselves. Every scheme made by the central government under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session और इन 2 or more successive sessions, ठीक है. और अगर यहां पर कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट होता है, ठीक है, तो until and unless वो मॉडिफिकेशन नहीं होगा तब तक ये जो है ये पास नहीं होगा. 9A पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर. 9A जो है आरबीआई को पावर देता है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने का. उसका टर्म क्या होगा, 3 इयर्स से ज्यादा नहीं होगा, बट सक्सेसिव जो है 3 इयर्स जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है. मतलब कोई भी जो डायरेक्टर आएगा वो एक फिक्स टर्म 3 इयर्स के लिए आएगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं, एट अ टाइम, ठीक है. इसके एक्सपायरी के बाद में फिर से अगेन इसको 3 इयर्स के लिए दिया जा सकता है टर्म. सेक्शन 10B ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं. मैं वीडियो में अभी इसको स्किप कर देता हूं, ठीक है. सेक्शन 11 करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक डीम्ड टू बी एन इंडियन कंपनी. फॉर द पर्पज ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एवरी करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडियन कंपनी एंड अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड. सेक्शन 18 डिसॉल्यूशन. No provision of law relating to winding up of corporations shall apply to a corresponding new bank, and no corresponding new bank shall be placed in liquidation save by order of the central government and in such manner as it may direct. Section 18A supersession of board in certain cases. कई बार ऐसा होगा कि आप मान लीजिए कि कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है बैंक, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ब्रीच कर रहा है, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको
सुपरसीड कर सकता है, उसके पास में पावर है। कितने टाइम के लिए? सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months। ठीक है, एज में बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, लेकिन यहां पे एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ सुपरसेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स may be extended from time to time, so however that the total period shall not exceed 12 months। क्लियर है? सुपरसीड कर सकता है कितने समय के लिए? नॉट एक्सीडिंग 6 months, बट इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब 6 months एट अ टाइम जो है ये मैक्सिमम लिमिट है, बट ये एक्सटेंड हो सकता है कई सेशंस में, बट नॉट एक्सीडिंग 12 months। क्लियर? यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि जस्ट फॉर जनरल नॉलेज गो थ्रू द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट टू फाइंड आउट विच बैंक्स वर एक्वायर्ड एंड हाउ मच कंपनसेशन वाज पेड। टोटल 1970 के इस एक्ट से, 1970 के इस एक्ट से टोटल 14 बैंक्स जो थे उनको एग्जिस्टिंग बैंक को जो है हम लोग का करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980 वाला है। ठीक है, देखिए एवरीथिंग मतलब A to Z सब कुछ सेम है, जो भी चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है सिर्फ वही इसमें अलग है। जैसे कि डेफिनेशंस में यहां पर 2A में बैंकिंग कंपनी है, 2B में करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक है और 2D में एग्जिस्टिंग बैंक है। एग्जिस्टिंग बैंक की डेफिनेशन चेंज होकर के हो गई है ऐसे बैंक्स जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है और जो कि कंपनी है और जिनकी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन इंडिया जो है एज शोन इन द रिटर्न एज ऑन 14th day of March 1980 जो कि फर्निश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, अमाउंट्स टू नॉट लेस देन ₹200 crores। वहां पर 50 करोड़ था। ठीक, बाकी सेक्शन 3 सेम है, ये सब कुछ सेम है। सेक्शन 6 में वहां पर था पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, यहां पर कॉम्पनसेशन वर्ड को हटा करके पेमेंट ऑफ अमाउंट कर दिया गया है। ठीक है, वहां पर हमने देखा था कि जहां पर भी सिक्योरिटीज के थ्रू ऑप्शन चूज करेगा एग्जिस्टिंग बैंक, दो ऑप्शन थे। पहला कि 10 years के ड्यूरेशन वाला, मैच्योरिटी ड्यूरेशन वाला, और एक है 30 years के मैच्योरिटी ड्यूरेशन वाला। वहां पर था 4.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट, यहां पर था 5.5% पर एनम का। इसको चेंज करके पहले वाले कंडीशन में कर दिया गया है 6, सेकंड वाले में कर दिया गया 7। अच्छा, यहां पर एक चीज ये थोड़ा सा गलत हो गई है, ये 4% ना होकर के बल्कि ये होगा 5.5%। ठीक है, पर एनम, मतलब कि अगर वो चेक के थ्रू लेता है तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा पर एनम का वो 5.5। ठीक है, 5.5। ठीक है, इसको ऐड कर लेना, ये मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में करेक्ट कर दिया है। और अच्छा, एक और चीज़ की पीडीएफ जो है वो आप लोग को, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट है 11 नवंबर 2024, पीडीएफ आपको 12 नवंबर 2024 के इवनिंग तक में अवेलेबल हो जाएगी, उसके बाद में आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हमने पहले देखा था कि जितने भी एग्जिस्टिंग बैंक्स थे उनको जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना था वो एक अपॉइंटेड डेट से विद इन 3 months एक्सरसाइज करना था। वहां पर अपॉइंटेड डेट था, यहां पर आ जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में उनको प्लस 3 months का टाइम भी और एक्स्ट्रा मिल सकता है। नेक्स्ट, बाकी ये सब पूरा सेम है। सेक्शन 7 हेड ऑफिस और मैनेजमेंट, ये सब कुछ सेम है, नॉट मोर देन 7 persons। कस्टोडियन वही चेयरपर्सन हो जाएगा हमारा, और खास इसमें कुछ चेंज है नहीं, यही सिर्फ 2-4 चीज़ें ही थी जो कि इसमें चेंज थी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट आउट कर दिया। एक चीज़ है कि यहाँ पर शेड्यूल 1 में जो बैंक्स हैं वो टोटल 6 बैंक्स हैं। ठीक है, और शेड्यूल जो 2 है आपका, वो वहाँ पर आप कॉम्पनसेशन नहीं बल्कि अमाउंट वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक्ट
दोनों ईयर का मैंने जो एक्ट है वो कंप्लीट कर दिया है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। सेकंड वाले ईयर में जो जो चेंजेस हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, और यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, वो PDF में प्रॉपरली उसको करेक्ट करके मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे मेरी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।